हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब तैयारी डॉट कॉम। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को। बेसिकली मेरा जो टारगेट है एंशियंट हिस्ट्री को लेकर के वो ये है कि जब मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, अगले जितने भी लेक्चर्स हमारे होंगे, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन में कवर कर लूँ। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी हमें बोला जाता है 6 से 12 तक पढ़ने का, ठीक है। बट अगर हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बर्डन हो जाएगा कि मैं एनसीईआरटी के टोटल सब्जेक्ट के बुक्स बोले तो 40 बुक्स होते हैं लगभग। साथ ही जो थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड होता है वो एनसीईआरटी में कभी कभी स्किप्ट होता है। कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है, अंडरस्टैंडेबल हमारे लिए नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है उसकी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाता है बुक रीडिंग। तो मैंने ये कोशिश किया है कि एंशिएंट हिस्ट्री को जो मैं इस तरीके से आपको पूरा 360 डिग्री पे कवर करूं, थोड़ा सा 360 डिग्री पे कवर करूं, जिससे कि आपका जितने भी ये वनडे एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, किसी भी पीसीएस का हो गया या यूपीएससी का फाउंडेशन हो गया, वो सारा आपका मैं क्लियर कर दूं, सो दैट कि आप सिर्फ इस लेक्चर्स को देखने के बाद आपको बुक रीडिंग करने की जरूरत ना पड़े और आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए मैं चैलेंज कर सकता हूं कि इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आ सकते। अगर एसएससी की सीजीएल की मैं बात करूं तो 25 मार्क्स जीएस का होता है, करंट अफेयर को हटा दें तो जो स्टैटिक का पोर्शन होगा उसमें जो हिस्ट्री का जो वेटेज होगा, हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन अगर इससे बाहर आ गया, ठीक है, तो मतलब मैं चैलेंज करता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन इससे बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ में ना कि सिर्फ हिस्ट्री, आने वाले दिनों में मैं पॉलिटी और जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने इस बैच का नाम जो रखा है वो जीएस फाउंडेशन बैच रखा है, जीएस फाउंडेशन, जहां पे जीएस को लेकर के मैं आपका फाउंडेशन क्रिएट करूँ। मेरा एक और इसमें एक चाहत थी, एक मतलब एक मनसा ये भी है इस इन सारे लेक्चर्स को लेकर के जो भी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, आप जीरो है, ठीक है। तो हमारा ना जो लेक्चर होगा वो गॉसिप तरीके से होगा, यानी कि हम बातें करेंगे, टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल जनरेट करेंगे और फिर उसको डिस्कस करेंगे। जीरो लेवल से इसलिए मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो आज तक कभी भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, जो आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, वो नहीं पढ़े। 12 तक पढ़ाई कर ली है, 12 के बाद पढ़ाई स्टार्ट किया है, 12 तक जैसे तैसे हम पास हो गए, वैसे स्टूडेंट के लिए भी हमारे ये लेक्चर्स होंगे। हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, पहले से वार्न कर दूं, कुछ चीजें होंगी कि हमारे लेक्चर्स पे जब आप अटेंड कर रहे होंगे तो कुछ चीजें होंगी जिसको आप ध्यान में रखेंगे। पहला ध्यान में ये रखना है कि अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ से आपका क्लियर कर रहा हूँ तो इसके अलावा किसी भी सोर्स पे आपको नहीं जाना होगा, ये आपको प्रॉमिस करना होगा कि इसके अलावा हम किसी भी सोर्स पे नहीं जाएंगे, पीडीएफ की घुट्टी नहीं पियेंगे, मैराथन क्लास की घुट्टी नहीं पियेंगे। दूसरा जो मुझसे ये वादा करना होगा आपको कि आप जब भी पढ़ने बैठेंगे पेन और पेपर लेके बैठेंगे, पेन पेपर दैट मीन की नोटबुक अपना लेके बैठेंगे और आप अपने नोट्स को बनाएंगे अपने लैंग्वेज में। मेरा पढ़ाने का तरीका लाइन बाय लाइन नहीं होगा, मतलब लाइन बाय लाइन का मतलब ये नहीं होगा कि मैं रट्टा मार पढ़ाई करवा रहा हूँ, मैं बोलता जाऊंगा, आपको जो लगे कि इंपॉर्टेंट है आप उसको अपने भाषा में पॉज करके नोट कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो ये कहूंगा कि उन नोट्स को टाइम टू टाइम आप रिवाइज करें। इसके लिए मैं एक और कोशिश करूंगा कि जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन खत्म होगा मैं उसका रिवीजन लेक्चर्स भी शुरू कर दूं, 3-4 रिवीजन लेक्चर्स लूं जो एमसीक्यू क्वेश्चंस के जरिए मैं उसको क्लियर करूंगा। लेक्चर्स थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा सा कह सकते हैं टेक्निकल हो सकता है, ठीक है। मैं जितना चाहूंगा उतना आसान भाषा में रखूंगा, बट टेक्निकल हो सकता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत पड़ जाए। तो रट्टा मारने का मतलब होता है रिवीजन, आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहे हो चीजों को, ऑटोमेटिक वो याद होती चली। जैसे मैं जो ये लेक्चर अभी पहला लेने जा रहा हूँ वो ऐतिहासिक सोर्स के बारे में, यानी कि जो हिस्टोरिकल सोर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। उसमें कुछ ऐसे नाम आते हैं, इतिहास में कुछ ऐसे नाम आएंगे जिसको कैसे कॉन्सेप्ट में हम समझा सकते हैं। मान लो कि पुरातत्व मान लो हड़प्पा है, हड़प्पा में हमें मिला, हड़प्पा में हमें मिलता है ग्रेट बाथ, मान लो हड़प्पा के टाइम पे हमें ग्रेट बाथ मिलता है, और उस टाइम पे जो है वो ग्रेट बाथ को मैं कैसे समझा सकता हूँ, वो नाम ही बता सकता हूँ, है ना, मोहनजोदड़ो एंड ऑल करके नाम ही बता सकता हूँ, उसको आप रट्टा ही मार सकते हो, बार बार रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा अपने आप को एक क्लेम करता हूँ स्टोरी टेलर, तो मैं स्टोरी टेलिंग यानी कि कहानी के तरीके से आपको समझाऊं चीजों, ठीक है, बट फिर भी लाइन बाय लाइन होगा क्योंकि एनसीईआरटी है। कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होंगे जो आपको शायद समझ में ना आए, आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे मेंटरशिप का जो बैच चलता है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा, फिलहाल आप अपना फाउंडेशन क्रिएट करें। एंशिएंट हिस्ट्री आज लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं।
पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन इतिहास का सोर्स। अब प्राचीन इतिहास का सोर्स पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो आप इतिहास पढ़ रहे हो, मैंने ये बोला कि आपके सपोज मैंने ये बोला कि हमने जैसे हमारे शहर में एक पहाड़ है जिसको हम लाल पहाड़ के नाम से जानते हैं, लाली पहाड़ी के नाम से जानते हैं। लाली पहाड़ी पे जो है ना, जो लाली पहाड़ी जो है उस पे ना अभी कुछ बौद्धिक अवशेष मिले। बौद्धिक अवशेष यानी कि बुद्धा के टाइम के कुछ अवशेष मिले, वहां पे कुछ एक्टिविटी हो रखी होगी। जो अवशेष यानी जो एक्टिविटी हुआ होगा उसमें सम्मिलित जो हथियार होंगे या वेपन्स होंगे या जो भी यूजेबल थिंग्स होंगे उस टाइम के, वो रह गए हैं, जमीन के अंदर दबे रह गए, उसको खोद के निकाला जा रहा है। दैट मीन की खुदाई हुई उसकी। जब उसकी खुदाई हुई, वो जो अवशेष निकले तो उसको हमने बुक में टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया कि यहाँ से ये खुदाई हुई। अब उस अवशेष का अध्ययन होता है। बहुत सारी चीजें होते हैं जो पुरातत्व सोर्स आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया करता है। फिर उसका टेक्सुअल फॉर्म आता है और फिर उसको हम याद करते हैं कि इतिहास में ऐसा रहा हो। तो जब भी इतिहास पढ़ो, मैं एक बात कह दूं कि जब भी इतिहास पढ़ रहा हो, तो इतिहास में हो सकता है ना बहुत सारी चीजें की मनगढ़ंत भी हो सकती है। मैं तुम्हें बता दूं कि लोथल में, हड़प्पा में एक साइट था लोथल, आगे पढ़ोगे तुम, उबियाना नहीं है। लोथल नाम का गुजरात में एक साइट था जहां पे ये मिला है कि ट्रेड होती थी, इंटरनेशनल ट्रेड होता था। भारत से हम दूसरे जगहों पे सामान का आदान प्रदान होता था, बिजनेस होता था। ठीक है। लोथल में पोर्ट मिला, पोर्ट यानी कि बंदरगाह मिले, बंदरगाह से अनुमान लगाया गया कि यहाँ ट्रेड होता होगा। अब ये बात बताओ कि हम मनगढ़ंत कहानी बना के बता सकते हैं ना? इसीलिए हम ऐतिहासिक स्रोत जो होते हैं, जो सोर्सेस होते हैं, उस पे ही बिलीव करते हैं, जो हमें डिफरेंट फॉर्म में मिलता है, अलग अलग तरीके से वो सोर्स मिलते हैं। और फिर सोर्स को लिंक करता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उस पर गहन अध्ययन करता है और फिर एक क्रोनोलॉजी में हमें बताया जाता है। ठीक है। खैर उतना डीप में हम लोग नहीं जाएंगे। अब देखो स्रोत में अगर बात करें तो तीन तरीके के मुख्य स्रोत हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, जिसको हम आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी कहते हैं। आर्कियोलॉजी क्या है कि भैया जो जमीन के अंदर से चीजें खुदाई हुई थी और खुदाई में जो जो चीजें मिली है, ठीक है, क्या क्या मिला हम आगे डिस्कस करेंगे, जो जो चीजें मिली है उन चीजों का अध्ययन, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है और उनसे मिली हुई चीजों को हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। एक बार चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं, पता चला इतना बकबक किए और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो। रिकॉर्डिंग तो ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। दूसरा साहित्यिक सोर्स पढ़ेंगे। साहित्यिक सोर्स को जानेंगे। साहित्य का मतलब होता है कि टेक्सचुअल फॉर्म, टेक्सचुअल फॉर्म कुछ किताबें लिखी गई, कुछ पुरालेख थे, कुछ अभिलेख थे। उस समय के कोई लिटरेचर के ज्ञाता रहे होंगे जिन्होंने उस समय के कुछ गाथा लिखी होगी, कविताओं के जरिए, कहानियों के जरिए, अलग अलग जरिए, वेदों के जरिए, पुराणों के जरिए जो चीजें लिखी गई होंगी, वो हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स, सॉरी साहित्यिक सोर्स यानी लिटरेचरली सोर्स होता है। इसको भी आगे जानिए। फिर कुछ विदेशी भी रहे थे जो इंडिया आए थे, है ना, उस समय आए होंगे। उस समय जब वो आए थे तो आज विदेशी कौन, मतलब ब्लॉग्स, उस समय के जो ब्लॉग्स थे, जिसको हम ब्लॉग कहते हैं, मतलब उस समय के जो ब्लॉगर्स कह सकते हो, विदेशी विदेशी ट्रैवलर्स थे। आज हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए, हाल ही में मैं नैनीताल घूमने गया, नैनीताल जाकर के मैंने पिक्चर्स लिए, फोटो ली, फोटो लेकर के मैंने स्टेटस लगाया, एक स्टेटस लगा के मैंने एक लाइन भी लिखा कि मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ, कैसा वहां का एक्सपीरियंस रहा। ठीक है। तो ये चीजें मैंने लिखा है वो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे सेव हो गया, है ना, वो उसके क्लाउड में सेव हो गया। और फिर जब आने वाले हजारों सालों के बाद शायद कोई ऐसा डेटा उठा के देखा जाएगा तो बताया जाएगा कि हाँ उस समय के लोग इस तरीके से जीते थे, वो फोटो निकाला जाएगा, है ना। अभी के ब्लॉग्स देखे जाएंगे हजारों साल के बाद, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो कहेंगे कि हाँ ऐसे भी लोग हुआ करते थे जो इस तरीके से ट्रेवल करते थे। अब अपने जैसे अमूमन हमारे घरों में होता है, हमारे दादाजी जो है दादी जी के साथ ताजमहल के सामने जाकर के फोटो खिंचाए, तो वो फोटो आज भी एल्बम में रखा हुआ। ठीक है। तो आप बिहार में बैठे हुए हैं और उस एल्बम में, अब बिहार में आपके पास उस एल्बम में रखा हुआ है वो तस्वीर बताता है कि आगरा में ताजमहल है। ताजमहल जो है व्हाइट है, उजले कलर की है। ठीक है। ताजमहल के 4 स्तंभ है चारों तरफ, ताजमहल के बीच में एक मकबरा है। ये चीजें, ये तस्वीरें बताती है। वो तस्वीर किसने ली थी? आपके दादाजी ने, यानी आपके दादाजी वो स्रोत हो गए ट्रैवलर्स अकाउंट से। ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दीबाजी पढ़ाते हैं क्योंकि थोड़ा स्लो कर लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं जल्दी 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 बोल रहा हूँ तो उसको थोड़ा सा स्लो कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास में थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन होता है तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, बट ऑनलाइन क्लास में यानी कि रिकॉर्ड करने में थोड़ा स्पीड का ध्यान नहीं रहता। मैं कोशिश करूंगा, जो भी आपका फीडबैक होगा ना कमेंट में बताना, मैं कोशिश करूंगा उसको ठीक करता। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्स कैसा होता है? ऐसे ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बैठते हैं, खुदाई करते हैं।
पहाड़ों पे, जंगलों में जाके खुदाई करते हैं, उन्हें ये अवशेष मिलता है। उन्हें लगता है कि यहाँ पे कुछ रहा होगा इतिहास में, तो उसकी खुदाई करते हैं और खुदाई करने के बाद कुछ ऐसी चीजें मिलती है, जैसे कोई बर्तन मिल गया, बर्तन के ऊपर पेंटेड मिल गया, तो उन्होंने लिख दिया कि उस समय कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग के हिसाब से वो बताते हैं कि ये उस टाइम का, यानी कि मान लो सपोज हजारों साल, 1000 साल ईस्वी पूर्व के बर्तन मिले हैं हमें, कार्बन डेटिंग ने इसका अनुमानित समय बता दिया। तो अनुमानित समय यानी कि उस समय के लोग पेंटिंग जानते थे, डिजाइन बनाते थे, उस समय के लोग शिकार किया करते थे क्योंकि हथियार बनाते थे। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये हथियार है और हथियार जो है ये 1500 साल ईसा पूर्व है। तो लोगों ने अनुमान लगाया, अपनी किताब में लिखा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, जिसको पुरातत्वविद भी कहते हैं, उन्होंने ये लिखा अपनी किताब में कि भाई इस तरीके के हथियार होते थे, छोटे छोटे जानवर। अब वो ये अनुमान भी लगाते हैं, क्या मान लो ये छोटा हथियार है, तो छोटा हथियार से हाथी थोड़ी मारेगा आदमी, है ना, छोटे छोटे जानवर मारेंगे ना, कुत्ते बिल्ली मारेंगे। तो उस समय कुत्ते बिल्ली का जो है, जो छोटे छोटे जानवर होते थे उसका जो है शिकार हुआ करता था, लोग मांसाहारी हुआ करते थे। इस तरीके से उस सोर्स का पता लगाते हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे हम भौतिक सोर्स के बारे में। भौतिक सोर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में ये देखेंगे कि भौतिक सोर्स में जो है हमें क्या क्या मिले। भौतिक सोर्स में हमें अभिलेख मिले, हमें सिक्के मिले, उस समय के सिक्के मिले, यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स का भी प्रचलन था। कुछ स्मारक मिले, ठीक है, हमें कुछ भवन मिले, ठीक है, हड़प्पा वगैरह में भवन मिले, भवन के तरीके मिले, तक हमें अनुमान मिला कि उस समय लोग कैसे रहते थे, कुछ मूर्तियां मिली, कुछ चित्रकला मिले, चित्रकला यानी पेंटिंग मिला, ठीक है, केव्स पेंटिंग एंड ऑल, ठीक है, ये सारी चीजें मिली थी। और भी बहुत सारी चीजें मिली थी, जिससे हमने अनुमान लगाया उस समय के रहन सहन को, यानी कि लाइफ स्टाइल को, उस समय के लाइफ स्टाइल को हमने पता लगाने की कोशिश की। ऐसे वस्तुओं को जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट हिंदी में कहते हैं पूरा तत्वविद, ठीक है। कभी कभी पूछ सकता है क्वेश्चन, लो इंग्लिश में लिख देते हैं आर, यही स्पेलिंग हो सकता है, हाँ, LOGIST। मेरा राइटिंग खराब है, बुतरू में बहुत मार खाया है, लेकिन आज तक नहीं सुधरा है। अब कोई मारने वाला है नहीं तो ऐसे भी नहीं सुधरेगा, ठीक है। अब जो पहला टॉपिक है वो है भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष में अगर हम जाने कि भौतिक अवशेष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसे वस्तु जो है हमें पुख्ता सबूत देते हैं उस समय का। जैसे कि उस समय ईंट के बने इमारत, ईंट के बने इमारत यानी ईंट का उपयोग, ईंट कुछ कच्चा भी होता था, ठीक है। फिर कुछ समय ऐसा आया कि हमें पक्के ईंट भी मिले, पक्का ईंट भी मिला, आग में पके हुए ईंट मिले, ठीक है। कुछ ऐसे ये सारी चीजें जो है वो, हाँ, ईंट के इमारत मिले। साथ में अगर हम देखें कि मूर्ति मिले, चित्रकलाएं मिली, ठीक है, मानव और जानवर के, वह जानवर के हड्डियां मिली, हड्डियां यानी अवशेष मिले, उसके उपयोगी चीजें मिली। तो इन सब चीजों से हमने अध्ययन किया और ये पता लगाया कि उस समय का जीवन शैली कैसा हो सकता है। कुछ बर्तन मिले, हथियार मिले, आभूषण मिले, बहुत सारी चीजें मिली, ठीक है। तो उस समय के जीवन शैली का इनसे ही पता लगता है कि लोग पेंटिंग किया करते थे, लोग मूर्ति पूजन भी करते थे, मानव और जानवर की हड्डियों से ये पता लगा कि इंसान कैसे हुआ करते थे, नाक लंबे थे, कान लंबे थे, क्या था, ये सारी चीजों को पता लगाता है। हाँ, जब ये सारी चीजें है, मूर्ति है, चित्र है, मानव है, तो ट्रेड भी होता होगा, बाजार भी होता होगा, घरों भी होते होंगे, घड़े भी होती होंगी, महलें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती होंगी। लेकिन उसके अवशेष उस टाइम के जब यदि अवशेष नहीं मिले हैं तो दैट मीन तो लकड़ियों के हुआ करते होंगे, जो मौसम के बदलते मौसम के साथ, और कह सकते हो कि पर्यावरण, मौसमी पर्यावरण के कारण जो है वो नष्ट हो गए, चीजें नष्ट हो सकती। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में मारे तो अरिका मेडू, अरिका मेडू जो पुडुचेरी में, कहाँ है, पुडुचेरी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। अनुमानित है 2200 से 1900 ईसा पूर्व। अब देखना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ईसा पूर्व में कंफ्यूज मत होना, अगले लेक्चर में हम शुरू ही इससे करेंगे कि ईसा पूर्व वगैरह को डेट का ये क्या फंडा है भैया, ये पूरा स्कीम क्या है, ये हम समझेंगे अगले लेक्चर, ठीक है। अभी पहले सोर्स पढ़ लो, सोर्स जानोगे तभी पता चलेगा कि फिर ये डेट का भी सोर्स क्या था, ठीक है। इस समय हो सकता है जो है ईंट का ईंट का ढांचा, उस समय का ईंट का ढांचा मिला है इस जगह पे, पुडुचेरी का मेडू पे। इस समय कार्बन डेटिंग ने बताया कि वो इस टाइम का हो सकता है।
ईंट के ढांचों के बने बड़े बड़े गोडाउन मिले, कह सकते हो गोडाउन मिले, ठीक है, लिख सकते हो, इसको लिख लेना, रिकामेडू पुडुचेरी में 2200 से 1900 ईसा पूर्व में गोडाउन मिले ईंट के बने, ठीक है, ओके। उस समय कुछ ऐसे भी बर्तन मिले जिसमें कि द्रव रखे जाते होंगे, हो सकता है लोग शराबी होंगे, दारू भी पीते होंगे, दारू रखते होंगे, है ना। रोमन शिल्प के अर्कामेडू, यहीं पे रोमन शिल्प के, रोमन कला यानी रोमन शिल्प यानी रोमन कला, रोमन शैली कह सकते हो, रोमन शैली के लैंप मिले, शीशे के बर्तन मिले, कुछ रत्न मिले, कप कह सकते हो कपड़ा जो जिसमें रंगता है ना, जो छोटे छोटे कुंड मिले, उसके कुंड यानी कि छोटे छोटे स्थल ऐसे मिले जहाँ पे कपड़ों की रंगाई होते थे, है ना। तो ये सब चीजें थी आपके भौतिक अवशेष में। अब जो आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ये जान लो, इसको ना मिटा लेते हैं, कहाँ से क्या चीजें मिली ना, वो भी हम लोग देख लेंगे लेक्चर में, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। अब जो है हम इसमें ये देखेंगे कि प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल थे और उन पे क्या खोजा गया, उसको देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में वहां से चीजें पूछती है। कॉपी में दो, अरे यार इतना टेढ़ा काहे बन जाते हो हमसे, कॉपी में दो लाइन बना लें, ठीक है। एक साइड लिखना स्थल, दूसरे साइड लिखना खोज, ठीक है। स्थल में पहला स्थल लिखना नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे मिला प्रारंभिक शिकार, प्रारंभिक शिकार यानी कि उस समय प्रारंभिक लोग शिकार किया करते थे और उस शिकार के कुछ स्रोत मिले हैं नर्मदा घाटी से। सवाल ये पूछेगा कि प्रारंभिक शिकार के स्रोत कहाँ से मिले, ऑप्शन में नर्मदा घाटी रहेगा, टिक मार के बउआ आगे बढ़ जाना। ये भी मिल सकता है कि खाना बदोश समुदाय, खाना बदोश समुदाय, है ना। खाना बदोश समुदाय के भी अवशेष जो है कहाँ से मिले, नर्मदा घाटी से। खाना बदोश क्या होता है, आज खाओ कल की चिंता छोड़ो, ठीक है। वैसे लोग विंध्य, विंध्य जो है, विंध्य और उसके उत्तरी क्षेत्र, विंध्य और उसके उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में क्या मिला भैया, तो चावल, यानी कि चावल का भारत में प्रारंभिक क्षेत्र, यानी कि चावल का प्रारंभिक, चावल कहां से मिला, छोड़ो, प्रारंभिक, प्रारंभिक स्रोत यहीं से मिला था गुरु। तीसरा है मगध, मगध भी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है, आगे पढ़ेंगे, मजा आएगा मगध पढ़ने में, प्रॉमिस है। मजा नहीं आ गया तो मतलब यार पता है कि हमेशा बोलना चाहते हैं नहीं ये नहीं होगा नाम बदल देना यार, नाम बदलेंगे तो कैसे काम चलेगा। खैर मजा आएगा मगध पढ़ने, ठीक है। इसमें भारत का प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा, प्रारंभिक साम्राज्य जो है वो कहाँ मिला, मतलब कौन सा क्षेत्र है जो प्रारंभिक साम्राज्य के बारे में हमें बताता है, मगध, भज्जी, कोसाल, ये सब डाल देगा ऑप्शन में, मगध को टिक मार के आगे बढ़ जाना है, प्रारंभिक यहीं से है, ठीक है। उत्तर पश्चिम की अगर हम बात करें, उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट, है ना, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम का जो पार्ट जो था वहां पे मिला फसल, यानी कि फसल उगाने का प्रारंभिक, हर चीज में देखो प्रारंभिक लगा रहा है, ठीक है, हमेशा याद रखना, इस क्वेश्चन फंसाता है। प्रारंभिक जैसे कि गेहूं और जौ, जैसे कि गेहूं और जौ के अवशेष मिले, ठीक। कहाँ पे भैया, उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, पाकिस्तान वाला पार्ट, भले अभी उनके पास खाने के लिए गेहूं नहीं हो लेकिन उस समय मिला था उधर, समझे। अब है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की तरफ, अगला फैक्ट है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां, की पहाड़ियां, किरथर की पहाड़ियां के क्षेत्र में, सुन सुन के लिखना, मेरे राइटिंग पे भरोसा मत करना, ठीक है, यूं लिख दिए हम लेकिन यहाँ है वो, पहाड़ियां के क्षेत्र में। इसमें 8,000 वर्ष पहले के उत्पादन मिले, यानी कि उसमें उत्पादन हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी चीजों की, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ है, बहुत लड़ाई चल रहा है गारो हिल्स के चक्कर में, गारो हिल्स, ठीक है।
अंग्रेजी भी लिखते हैं गारो हिल्स। गारो हिल्स वाला जो पार्ट है वहां पे प्रारंभिक कृषि मिला। ये देखना, प्रारंभिक फसल और कृषि में अंतर है, ठीक है। प्रारंभिक फसल है, फसल यानी कि जिससे खाने पीने वाली चीजें होती है, और कृषि, कृषि प्रारंभिक, प्रारंभिक कृषि अर्लियर एग्रीकल्चर, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला है ना, गारो हिल्स पे भी मिला। सातवां गंगा घाटी, गंगा घाटी ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेंगे सब, हमेशा याद रखना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट या गारो हिल्स। हाँ, अब गंगा घाटी के आसपास, घाटी मतलब घाट वाला क्षेत्र, ये गंगा है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पे नगरों का विकास, नगरों का विकास, नगरों का विकास के स्रोत मिले, ठीक है। कब? 2500 वर्ष पूर्व के, ठीक है। यहाँ पे नगरों का विकास देखना, ओल्डेस्ट सिटी हम कहते हैं ना वाराणसी को, कहाँ है वाराणसी? गंगा के किनारे ठीक है। खैर इतना डीप में एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मैंने लिखा दिया। आगे हम लोग चलेंगे कॉइन्स की तरफ, ठीक है, सिक्कों को जानने। अब देखो सिक्कों का अध्ययन को ना, सिक्कों का जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। हिंदी वाला तो मुद्रा देखा, सिक्का देखा, मुद्रा शास्त्र में मार देगा, ठीक है। अगर पूछा कि सिक्कों का अध्ययन को क्या कहते हैं, अंग्रेजी वाला यहाँ फंसेगा, क्योंकि अंग्रेजी में इसको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक। ये सीबीएसई वाले गोड़ के लोग जो है वो फंस जाएंगे यहाँ पे। चलो अगला देखेंगे कि उस समय जो है सिक्के जो सर्वाधिक चला करते थे प्राचीन सिक्कों में, अगर हम कहें भारत में जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक चलन जो सिक्कों का था वो था पंचमार्क कॉइन, ठीक है, जिसको हम आहत सिक्के भी कहते हैं, सिक्के कहते हैं पंचमार्क कॉइन्स। देख रहे हो ये मार्क लगा हुआ है, इसी को कहते हैं पंचमार्क। ये पहले एक प्लेन वो रहा होगा, द्रव रहा होगा, उसके ऊपर ये ठप्पा लगा के ये जो मूर्ति डाल दिया, ये वाला जो साइन डाल दिया, इसे वो कहते हैं पंचमार्क कॉइन। तो यही सबसे ज्यादा उस समय पे चला करता था, ठीक है। खुद खुद क्या? अच्छा, तो बहुत पुराना ट्रेंड है। हेलो, हेलो। हाँ, तो इससे आगे अगर हम बात करें पंचमार्क कॉइन के बाद, अगर हम बात करें तो पंचमार्क कॉइन जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट कह सकते हैं, या पंचिंग, कॉइन के ऊपर पंच करके चलाने का जो प्रथा था, जो सिस्टम था, वो पंजाब और हरियाणा का जो पार्ट है वहां से शुरू हुआ था। इसमें कबीलाई गणराज्य, राज्य उधर के जो हुआ करते थे, उन लोगों ने पहली बार पंचमार्क सिक्के चलाना शुरू किए थे, ठीक है। इन कबीलाई गणराज्य में से सबसे प्रमुख गणराज थे वो थे योद्धे गणराज थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है इस सिक्कों का पंचमार्क सिक्कों मतलब कॉइन्स को पंच करना स्टार्ट किया था। आज सिक्का की अगर हम और बात करें तो कुछ समय ऐसा भी था कि मिट्टी के पकाए हुए सिक्के, मिट्टी से बने हुए सिक्के थे। वो कैसे पता चला? जब इसके सांचे हमें प्राप्त हुए, जब इसके सांचे हमें बड़ी संख्या में प्राप्त हुए, और ये सांचे जो थे वो किस टाइम के थे? कुषाण काल के, कुषाण काल के, ठीक है। अब इन्हीं सिक्कों को जो है वर्तमान में जो मिला है वो, जैसे कि पटना, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर में जो विभिन्न संग्रहालय है वहां पे सुरक्षित रखा गया है। अगर हम बात करें सबसे प्रारंभिक सिक्कों पर जो प्रतीक मिले हैं, ठीक है, प्रारंभिक सिक्कों पे यानी आरंभिक समय में जब सिक्के चलाए गए तो उस समय तो प्रतीक मिले थे, लेकिन कुछ सिक्कों बाद में लेटर ऑन जो है फिर उस सिक्कों पे शासकों और देवताओं के भी नाम पता चले, मतलब शासकों और देवताओं के नाम भी रहते थे, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय के धर्म
क्या था, किस तरीके के धर्म के पालन होते थे, किस तरीके के शासन हुआ करता था, ठीक है। इन सब का शासकों और देवताओं का जो है पंचमा कॉइन, जैसे लक्ष्मी, कुछ कॉइन्स ऐसे थे जिसमें लक्ष्मी जी की चित्र उगा उगा हुआ होता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उस समय के ना स्वर्णकार जो हुआ करते थे या व्यापारी जो हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स हुआ करते, उन लोगों ने अपने सिक्के भी चलाए थे उस समय। शासकों से वो जो है अनुमति लेकर के उन लोगों ने अपने भी सिक्के चलाए थे, ठीक है। शासन उस टाइम के शासक के तो सिक्के चलते थे, ट्रेडर्स के जो ग्रुप होते थे, जो कम्युनिटीज होता था, कह सकते हो एक व्यापारिक संघ जो हुआ करता था, उन लोगों ने अपने सिक्के भी चलाए, ताकि इससे ये प्रतीत होता है कि व्यापार जो है चरम सीमा पे रहा था। सबसे अधिक जो सिक्के मिलते हैं वो हमें मिलते हैं मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य एरा का, पोस्ट मौर्य टाइम का मिलता है हमें सबसे ज्यादा सिक्के। टीन के सिक्के, शीशे के सिक्के, कांसे के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी और सोना का भी सिक्का मिलता है। वहीं पे अगर हम गुप्ता काल की बात करें, तो गुप्त काल में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे। सोने के सिक्के सबसे ज्यादा चलाए गए थे गुप्त काल में। वही पोस्ट गुप्त इरा में जो हम गए, पोस्ट गुप्ता इरा में जब जाते हैं तो सिक्के यानी सोने के सिक्कों के और जितने भी सिक्के थे उसके अवशेष हमें कम मिले हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि जो पूर्व गुप्ता काल थे, पूर्व नहीं कह सकते हैं कि पोस्ट गुप्ता काल जो थे, वो जो है वो व्यापार उस समय कम हुआ करता था, इकोनॉमी कम था, गरीबी हो सकता है गरीबी हुई होगी, इसलिए कम सिक्के चलते थे, ठीक है। गुप्ता काल में सबसे ज्यादा सोना का सिक्का चला, लेकिन वही था, तो गुप्ता काल में जो है सोना का सिक्का चला, दैट मीन कि उसमें समृद्धि था। इसको हम लोग इसीलिए गुप्ता काल को हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं, ना कि सिर्फ सिक्के और इन व्यापार के मामला में, आर्ट एंड कल्चर के भी मामला में, यानी कि कला और संस्कृति भी उस समय बहुत कह सकते हो कि चरम सीमा पे था, बहुत उत्थान था उस टाइम पे, कला और संस्कृति में बहुत ज्यादा अच्छा था, डेवलप था। और हम बात करें गुप्त शासक, कह सकते हो कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्के गुप्ता काल में सबसे ज्यादा, यहाँ पे देखना फंसाएगा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जो है वो गुप्ता काल में थे, पर सबसे सबसे पहले जो था वो इंडो ग्रीक लोगों ने चलाया था, इंडो ग्रीक लोग। अब ये इंडो ग्रीक लोग कौन थे? वही इन्हें हम हिंद यवन लोग भी कहते हैं, हिंद यवन लोग भी कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए थे, किस चीज के? गोल्ड के सिक्के चलाए थे। यही जो है इंडो ग्रीक लोग, हिंद यवन लोग जो है, वो पहली और दूसरी शताब्दी के टाइम पश्चिमी पश्चिमोत्तर, यार थोड़ा हिंदी में वो है, पश्चिमोत्तर भारत हम कह सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट जो है, यानी ऊपर जो पाकिस्तान वाला ये वाला पार्ट है, वहां पे हिंद यवन का शासन हुआ करता था, उन्होंने गोल्ड के सिक्के चलाए थे। अगला जो टॉपिक है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम जानेंगे। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में इंस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। इंस्क्रिप्शन दैट मीन तो उस समय के राजा ऐसा हुआ करते थे, किताब कॉपी तो था नहीं, व्हाट्सअप फेसबुक तो था नहीं, गूगल ड्राइव तो था नहीं, ईमेल था नहीं कि भैया लिखें आज हम ये काम किए और रिपोर्ट जो है हम मेल पर भेज दिए ताकि उसका जो है हमें सबूत बाद में मिल जाए, ऐसा तो नहीं हुआ करता था ना, है ना। उस समय जो हुआ करता था वो ये था कि पत्थर पे लिखवा दिया करते थे, जो शासक हुआ करते थे उस टाइम के, वो पत्थरों पे लिखवा दिया करते थे, ठीक है। क्या लिखवाते थे भाई? कि हमने कहाँ युद्ध किया, हमने क्या क्या नियम लागू किया, हम कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य जीते। अभी कोट्स पढ़ते हो ना, जो सुविचार्स आते हैं, सुविचार्स सुविचार जो आते हैं ना व्हाट्सएप पर, वो उस समय पत्थरों पे लिखवा दिया करते थे। अभिलेखों का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो अशोका को भी जाता है। अशोका के इंस्क्रिप्शन से बहुत सारा सवाल आता है एंशिएंट हिस्ट्री में, उसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग ये देखेंगे कि अभिलेख जो है उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जस्ट अ मिनट, एक बार चेक कर लें कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत दुख होता है कि एक लंबी रिकॉर्डिंग के बाद पता चले कि रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है, तो बहुत दुख होता है। खैर, अगर हम अभिलेखों की बात करें तो अभिलेखों की जो अध्ययन होता है, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं पुरालिपि शास्त्र, पुरालिपि शास्त्र।
पूरा लिपि शास्त्र कहते हैं, देखो यहीं पे अंग्रेजी मीडियम वाला मार खा जाएगा। पूरा लिपि में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चलो लिपि का बात हो रहा है, यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स का अभिलेखों का बात हो रहा है। बट अंग्रेजी वाला थोड़ा सा मार खा जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेखों के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। ये अभिलेख जो है ना कि सिर्फ पत्थर पे, ना कि सिर्फ पत्थर पे, धातु पे, ताम्र पात्र पे, मिट्टी के बर्तन पे, मिट्टी के बर्तन पे भी लिखवाया करते थे, है ना, जिसमें वो अपने क्रियाकलाप की जानकारी दिया करते थे, है ना, कि क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं उस टाइम पे, क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं उस टाइम पे, क्या क्या उन्होंने डिसीजन लिया, उस समय का आर्ट एंड कल्चर कैसा है। देवी देवताओं का पिक्चर्स हुआ करते थे, बहुत सारी चीजें हुआ करते, मतलब वो लोग पत्थर पे गुदवा दिया करते थे। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ तक होप कि आपको समझ में आया होगा। अब ये सब जो पत्थर पे लिखने का कार्य था ना, वो दक्षिण भारत में ज्यादा प्रचलित था। दक्षिण भारत दैट मीन की साउथ इंडिया में ज्यादा प्रचलित था। कभी भी ये पत्थरों पे लिखे हुए जो लिटरेचर्स मिलेंगे ना, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मिलेंगे ना, अभिलेख, वो दक्षिण भारत में मिलेगा। ये पत्थर कहाँ हुआ करते थे? कोई टीला बना हुआ होता था, कोई कह सकते हो पिलर बना करके उस पे लिख दिया करते थे, मंदिर के दीवारों पे लिख दिया करते थे, गुफाओं में लिख दिया करते थे। ठीक है, अपने वीर गाथाएं, अपने ब्लॉगिंग कह सकते हो कि वहां पे लिख दिया करते थे। अब इन सब चीजों का जो है साउथ इंडिया में हमें ज्यादा अवशेष मिलते हैं। ठीक है, वहां के मंदिर और स्मारकों पे जो है ज्यादा मिलता है। अब इन सब चीजों को ना जो है वर्तमान में जो सबसे अधिक अभिलेख है, वो मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय, यानी कि ऑफिस ऑफ, क्वेश्चन बेटा यहाँ से पूछेगा, इसको ध्यान रखना, ऑफिस ऑफ चीफ आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट, चीफ आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, मुख्य पुरालेख शास्त्री जो है उसके कार्यालय में। ये कहाँ है भैया? ये मैसूर में है, याद रखना, यहाँ पे ही संग्रहित करके लिखी गई है। उस समय के जो, अगर हम प्रथम साक्ष्य के बारे में बात करें जो हमें मिला है, वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। कब? 3rd सेंचुरी BCE, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो लिखा गया है प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में भी आपको मिल जाएगा, ब्राह्मी लिपि में भी मिल जाएगा, कुछ कुछ संस्कृति लिपि में भी मिल जाता है। ठीक है, यहीं पे मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है वो कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंड, इसको कह सकते हैं इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। मतलब क्या हुआ भैया, इतना टेक्निकल वर्ड आप बोल दिए। टेक्निकल वर्ड ये है कि जो मौर्य गुप्त मौर्योत्तर, मौर्य और मौर्योत्तर यानी कि मौर्यन और पोस्ट मौर्यन और गुप्त काल के जो भी अभिलेख हुआ करते थे, उस समय के जो भी शासक हुआ करते थे, वो पत्थरों पे जो अपने अभिलेख लिखा करते थे, उसको कॉर्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला, ग्रंथमाला यानी कि एक किताब कह सकते हो, कि इस किताब में जो है इस ब्लॉक को लिख दिया गया है। ब्लॉक क्या था भैया? इसका नाम कॉर्पेरस इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शनम, सॉरी इंस्क्रिप्शन नहीं, इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, इस नामक जो ग्रंथमाला है। देखो ये एनसीईआरटी कह रहा है, अब इसमें हम इसका क्या ही मतलब समझा सकते हैं, ये ग्रंथमाला का नाम है, नाम ही ऐसा है कि तुमको समझ में आ जाएगा। इंस्क्रिप्शन कॉर्पेरस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम यहाँ पे रखा गया है। खैर यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है प्रकाशित कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया गया है। अगर हड़प्पा संस्कृति की बात करें, कि हड़प्पा के टाइम पे भी तो लोग इंस्क्रिप्शन लिखा करते होंगे पत्थरों पे अपनी नकाशी के। हाँ, इंस्क्रिप्शन का मतलब एक सबसे ग्रेट एग्जांपल, कभी गए हो कहीं पे दीवार पे लिखा हुआ देखे हो, आई लव यू फलना, आई लव यू देखना, आई लव यू जानू, है ना, यहाँ पे अपने जानू का नाम भी लिख देते हैं बहुत, ठीक है, नाम यहाँ नहीं लिखेंगे, ठीक है, XYZ,
आई मिस यू, आई लव यू, आई मैरी यू, ऐसे करके जो दीवार पे देखते हो आशिक लिख देते हैं कभी कभी। हम ना एक बार गए थे यहाँ जलियांवाला बाग, जो अमृतसर के कंपाउंड में है, गोल्डन टेम्पल कंपाउंड में। जलियांवाला बाग जब हम एंटर किए थे ना, तो उसके जो दीवारें हैं ना, वहां पे भी आशिक अपने इंस्क्रिप्शन लिख रखे हैं। उसी को कहते हैं अभिलेख, है ना। आई लव यू फलना, आई लव यू ढिकना लिख रखे हैं, वही अभिलेख है। हड़प्पा के अभिलेख नहीं मिले। हड़प्पा के अभिलेख मिले, लेकिन पढ़े नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उसका किसी को नॉलेज ही नहीं था। ठीक है। अब पढ़े नहीं गए, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे थे जो पिक्टोरल फॉर्म में थे, है ना, चित्रों के माध्यम से थे। घोड़ा का चित्र बना दिया, है ना, घोड़ा का चित्र बना दिया, खैर हम मुर्गी बना दिए हैं इस चक्कर में। घोड़ा का चित्र बना दिया तो पता चला अच्छा उसमें घोड़ा भी हुआ करता था, लोग यूज में लाते थे, तभी उसको अच्छे से बनाया गया। हंटिंग एंड गैदरिंग का पिक्चर मिल गया। ये वो लोग भाला लेकर के दौड़ता था, आगे बकरी का चित्र बना दिया कि भाला फेंक के मारा, ये चित्र बना देता था, है ना। तो उससे ये पता चला कि उस समय हंटिंग एंड गैदरिंग वाला काम हुआ करता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मिला है ना अशोक के शिलालेख, वो यूनानी और अरामाइको लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख का अगर हम बात करें, जो कहाँ मिला है भैया, जो पाकिस्तान के साइड मिला है। कहाँ? एक मिनट रुक जाए, इसको मिटाने दो। जो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के साइड मिला है ना अशोक के जितने भी शिलालेख, वो यूनानी और अरामाइक में लिखा गया, क्योंकि उस साइड में उस समय यही चलता था, अरामाइक, यूनानी, खरोस्ती भी चलता था। ठीक है, चलो। अभी अरामाइक जो खरोस्ती भी चलता था, ये तो आपने समझ गया। खरोस्ती में भी मिला है। खरोस्ती, खरोस्ती, खरोस्ती एक ऐसी लिपि थी जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। किधर से? दाएं से बाएं लिखा जाता था, है ना। इधर से लिखना शुरू करते थे, फिर इधर से, फिर इधर से, ऐसे करके दाएं से बाएं लिखते थे। कभी कभी सवाल पूछता है, इवन पीसीएस, बिहार पीसीएस में सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, तो उसका आंसर होगा खरोस्ती। बोर हो रहे होगा, नींद आ रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं, पॉज करो, अंगड़ाई लो, फिर से नोट्स बनाना शुरू करो, लिखना शुरू करो। कष्ट होगा, पढ़ाई एक ऐसी दवाई है जो तीखा लगेगा, बट तुरंत इलाज कर देगा तुम्हारे हर उस दुख तकलीफ का, जो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो सिंपल सा यही बोलता हूँ भैया, मेरे भी, मैं जो भी आज हासिल कर पाया हूँ उसका एक ही जरिया है, पढ़ाई लिखाई। ठीक है, पढ़ के ही हासिल हुआ है, जो नहीं पढ़ोगे कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा नहीं, बहुत लोग हैं, पढ़ने का मतलब यही नहीं होगा कि तुम्हारे पास डिग्री हो, पढ़ने का मतलब द लर्निंग फेज, तुम सीख रहे हो कुछ ना कुछ। आज बैठे हो, तुमने सीखा कि फेसबुक पे ऐड कैसे चलाते हैं, दैट मीन कि डिजिटल मीडिया सीखा। इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, तुम्हें आ गया, तुम काम कर सकते हो। बहुत सारे, तुम पेंटिंग जान रहे हो, खैर डिग्री तो बने हुए इसके लिए भी, लेकिन मैंने बोला पेंटिंग जान रहे हो, तुम डांसिंग जान रहे हो, वो भी एक लर्निंग है ना, तुम सीख रहे हो, है ना। जीवन भर सीखते रहो, जीवन भर आगे, जिस दिन सीखना बंद हुआ समझ लेना जीवन में आगे बढ़ने की जो है आपकी प्रवृत्ति वो खत्म हो गई। अब वहीं पे तुम स्थिर हो गए, और स्थिर चीजें हमेशा सड़ जाया करती है, जैसे कि पानी। जब तक बहते रहोगे, जब तक लर्निंग फेज में रहोगे, तुम जिंदा हो, जैसे ही स्थिर हुए तुम मर गए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे जब हम बढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख है, वो पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में, यानी कि अशोक के जो अभिलेख हैं उसको डिकोड किया गया था 1837 में पहली बार। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला तुम लिखो इसको, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार पढ़ा था, यही एक पढ़ाकू विद्वान थे उस टाइम पे 1837 में, जिन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। उन्होंने बताया था कि अशोक के कारनामे क्या क्या थे, है ना, क्या क्या कांड और कारनामे ये कर रखे थे, जो उन्होंने लिखवा रखे थे अलग अलग इंस्क्रिप्शन। अशोका जो को जब पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर को पढ़ेंगे, तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ में है चैप्टर, जिससे तुम्हारा यूपीएससी तक जो है हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे। डोंट वरी, अभी सिर्फ हम सोर्स पढ़ रहे हैं, सोर्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना, कलेजा पे पत्थर रख करके पढ़ना, जो समझा रहे हैं वो समझना। आगे देखो, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इतना लंबा लंबा
याद करना पड़ेगा। उसको स्क्रीनशॉट लेकर सिर्फ मोबाइल में रखना नहीं है, क्योंकि लिए गए स्क्रीनशॉट कभी फिर पढ़े नहीं जाते, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के तुम रखना फोन में, लेकिन उसको फिर अपने कॉपी में यही जो अभी नोट्स बना रहे हो उसी नोट्स में जो है लिख लेना, ठीक है। पुरातत्व स्रोत में अगर हम अभिलेखों के प्रकार देखें तो उत्तर मेरुरु अभिलेख मिले हमारा, जो चेंगलपट कहाँ है भैया, कांचीपुरम दक्षिण चेन्नई में मिला है। इस अभिलेख में ये पता चला है कि मंदिर स्थापत्य शिलालेख है, मंदिर में शिलालेख रखा गया है, और 7वीं और 9वीं शताब्दी में स्वशासन प्रणाली यानी कि सेल्फ गवर्नेंस के बारे में लिखा गया है। किसमें, उत्तरी मेरुरु अभिलेख। कहाँ मिला, दक्षिण चेन्नई कांचीपुरम में चेंगलपट जगह का नाम। एरन अभिलेख जो सागर जिला में मिला, सागर जिला कहाँ है, मध्य प्रदेश, बीना नदी है उसके किनारे मिला, बीना के स्टेशन का भी नाम है। सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य, यानी सती प्रथा के बारे में जो साक्ष्य जिसके बारे में लिखा गया है, जो सोर्स मिलता है, वो एरन अभिलेख में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें डाला है एनसीईआरटी से उठा के। सती प्रथा का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ मिलता है, एरन अभिलेख में मिलता है, और ये है कहाँ, सागर जिले मध्य प्रदेश में है, जो बीना नदी के किनारे ठीक है। बेसनगर अभिलेख जो विदिशा मध्य प्रदेश में मिलता है, विदिशा मध्य प्रदेश, जो हेलियोडोरस द्वारा निर्मित अभिलेख है। किसने निर्मित किया था, हेलियोडोरस। पूछता है सवाल कि हेलियोडोरस द्वारा निर्मित अभिलेख इनमें से कौन सा है, बेसनगर अभिलेख जो विदिशा मध्य प्रदेश में है। इसमें प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख बहुत फेमस है, जूनागढ़ कहाँ, गुजरात में, राजा रुद्रदमन द्वारा ये बनाया गया था, जो शुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख है। इसमें संस्कृत भाषा में उस समय की चीजें लिखी गई थी। उसके बाद मेहरौली शिलालेख, गरुड़ स्तंभ भी इसे बोलते हैं, जो दिल्ली में है, दिल्ली के मेहरौली की जगह में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा, चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, उसी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा वंग तथा वाकटाक पर विजय का उल्लेख किया गया। वाकटाका का विजय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को द्वारा हासिल किया गया था, वो किस अभिलेख में, मेहरौली में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा ही निर्मित है। सवाल ये पूछता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा निर्मित इनमें से कौन सा शिलालेख, या तो ये पूछेगा कि मेहरौली शिलालेख किसने निर्मित करवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अहोल अभिलेख जो था, एहोले अभिलेख भी जिसको कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में अहोल लिखते हैं, AHOL। अहोल जो है वो बागलकोट कर्नाटक में है, जिसमें बातापी राज पुलकेशिन जो था, पुलकेशिन द्वितीय, उसकी स्तुति तथा हर्षवर्धन पर उसके विजय का वर्णन उस पर लिखा हुआ। हर्षवर्धन पर पुलकेशिन द्वितीय ने जो विजय किया था उसका वर्णन एहोल अभिलेख में लिखा गया है, जो बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। इलाहाबाद स्तंभ लेख है, जो प्रयागराज में आपको मिलेगा, प्रयागराज में मिलेगा, समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन द्वारा ये संस्कृत भाषा में तथा चंपू शैली का काव्य लेख है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, शिलालेख है, वो उदयगिरी में मिलेगा, उदयगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में है। कलिंग के जो शासक थे, खाड़वेल द्वारा यह स्थापित किया गया था। सवाल ये पूछता है कि कलिंग के शासक यानी कि खाड़वेल द्वारा स्थापित इनमें से कौन से शिलालेख है, तो हाथी गुम्फा। लुम्बिनी स्तंभ जो शिलालेख है वो नेपाल में है। अशोक द्वारा बुद्ध के जन्म स्थान की यात्रा का उल्लेख, अशोक ने लुम्बिनी बनवाया था, लुम्बिनी में ही बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था, और अशोक ने उसका उल्लेख उस स्तंभ में करवाया था। मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख के बारे में बात करें तो ये मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, मंदसौर याद रखना। वक्ष्मस्थी द्वारा रचित सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है इसमें। सवाल ये पूछता है कि सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख कौन से अभिलेख में है, तो मंदसौर अभिलेख में। होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और फिर हम साहित्यिक सोर्स की तरफ चलते हैं, लिटरेचरली सोर्स की तरफ चलते हैं, लिटरली सोर्स की तरफ, ठीक है। अब देखो साहित्यिक सोर्स स्रोत को अगर हम देखेंगे, लिटरेचरली सोर्स को हम देखेंगे, तो देखो इसमें ना अतीत के अध्ययन के लिए अधिकांशतः जो पुस्तकें थी ना, वो हैंड रिटेन थी, हाथ से लिखे हुए, हैंड रिटेन पुस्तकें हुआ करती थी, हाथ से लिखे पुस्तकें हुआ करती थी। तो ये हाथ से लिखे हुए जो पुस्तकें थी, उसमें से सबसे मुख्य है पांडुलिपि, पांडुलिपि जिसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट भी कहते हैं। भारत में जो पांडुलिपियां हैं, ये बहुत सारी चीजों पे लिखी गई थी हाथ से, जैसे कि ताम्रपत्र, ताम्रपत्र पे भी लिखी गई थी, तांबे के पत्ते पे लिखी गई थी, मतलब तांबे के जो पत्ते हुए थे, तो भोजपत्रों पे लिखी गई है, भोजपत्रों पे लिखी गई है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो
मध्य एशिया का जो सेंट्रल एशिया का भाग है, सेंट्रल एशिया अपन चाइना वाला, सेंट्रल एशिया का जो भाग है वहां से कुछ कुछ मिला है। क्या वहां से मिला है कि मेष चर्म तथा काष्ठ फलकों पे, यानी लकड़ी के जो फलक यानी कि जो छिलके होते थे ना, काष्ठ फलक, काष्ठ फलक लकड़ी के छिलके पे लिखी जाती थी, है ना, सेंट्रल एशिया में इसके भी प्रमाण हमें मिलते हैं। संपूर्ण भारत में जो संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां प्राप्त हुई है उनमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुआ है। जो सबसे मेजरली जो प्राप्त हुआ है वो साउथ से प्राप्त हुआ है, कश्मीर से प्राप्त हुआ है, यानी कि इस एरिया में नेपाल से प्राप्त हुआ है। इससे ये अंदाजा लगा सकते हो ना कि लिटरेचर यहाँ पे ज्यादा डेवलप था, लोग लिखना पढ़ना ज्यादा जानते थे, है ना। ऐसे भी कश्मीर को जो है वो रिसर्च की धरती माना जाता है ना, रिसर्च का धरती माना जाता है। इसके आगे हम देखें तो देखो साहित्यिक जो स्रोत है ना उसको तीन भाग में बांटा गया। पहला भाग है वैदिक, वेदिक, दूसरा है धार्मिक ग्रंथ, वैदिक धार्मिक ग्रंथ, तीसरा है धर्मोत्तर ग्रंथ, धर्मेत्तर, धर्मेत्तर। धर्मेत्तर ग्रंथ का मतलब होता है कुछ रचनाकार थे ना, जिन्हों कुछ रचनाकार थे, उनके रचनाओं को एक स्थान दिया गया है कि उनसे भी कुछ कुछ सोर्स हमें मिलता है। ठीक है, अब चलते हैं भैया हम लोग वैदिक की तरफ। वैदिक में जो है ना, वैदिक साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी लिटरेचर सोर्स है ना उसमें वैदिक साहित्य जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी रचना 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के लगभग किया गया था। ईसा पूर्व के लगभग, हमेशा देखना एंशिएंट हिस्ट्री में लगभग वर्ड जोड़ा जाता है। ठीक है, ये उस समय का माना जाता है। यहीं पे जो है अर्थवेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषद की रचना की गई थी। ठीक है, ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुति। अच्छा इसको देखते हैं, क्या क्या था भैया ऋग्वेद। ऋग्वेद, अर्थवेद, अर्थवेद था, सामवेद था, है ना, सामवेद था, और क्या क्या था भैया, यजुर्वेद था, यजुर्वेद था। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद होता है, सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है। ऋग्वेद में ही जो है, ऋग्वेद जो है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग ऋग्वेद लिखा गया था। और ऋग्वेद में ही जो है वो, रुको रुको, आइए इसका थोड़ा सा ना क्रोनोलॉजी समझाना भूल गए एग्जांपल देने के चक्कर में। 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद, और बाकी के जो लिखे गए थे ये वो 1000 से 500 ईसा पूर्व में ये तीनों लिखे गए थे। पहले ऋग्वेद लिखा गया था। ठीक है, ऋग्वेद में जो है ना मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, देवताओं की, देवताओं के श्लोक है, श्लोक मंत्र कह सकते हो ये। परंतु बाद में जो वैदिक साहित्य में स्तुतियां के साथ साथ कर्म कांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी है। ऋग्वेद जो लिखा गया था फिर बाद में इसमें जो ऐड ऑन हुआ था उसमें कर्मकांड और जादू टोना भी लिखा गया था। वैदिक का मूल ग्रंथ अर्थ समझने के लिए, मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए हमें वेदों, कह सकते हैं वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ता है। एक तो वेद है, कह सकते हो ना, एक आईपीसी है, आईपीसी में हमें ये पता है कि कौन कौन सी धारा कौन से किसमें लगेगा। सीआरपीसी है जिसमें पता चलता है उस धारा में कितना सजा और क्या होगा उसको डिटेल में दिया गया। उसी तरह ऋग्वेद या कोई भी वेद है, वेद का वेदांग भी लिखा गया जिसमें इसके जरिए हमें मैनुअल ये प्राप्त हुआ है, कि कहते हैं ना सामान खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, उसमें मैनुअल होता है कैसे कैसे यूज करना है। वही वेदांग भी है जो इन वेदों को पढ़ने के बारे में बताता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा वेदांग जो है वो शिक्षा, कल्प, है ना, जिसको व्याकरण कहते हैं, कल्प व्याकरण, शिक्षा हो गया, भाषा विज्ञान हो गया, छंद हो गया, ज्योतिषी हो गया, इसमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए। ठीक है, एनसीईआरटी ये कहता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजाओं के द्वारा तीन उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में वर्णित। यही जो श्लोक था ना, इसमें जो राजा के जो यज्ञ हुए उसको मतलब यज्ञ हुआ उसमें जो मंत्र हुए उसको लिख दिया गया। कौन से यज्ञ में कौन सा मंत्र हुआ वो लिख दिया गया।
ठीक है, इन सब चीजों को लिख दिया गया था, इतना ज्यादा तुमको डीप में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये 4 स्रोत भी हैं जहां से हमें मिलता है, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद, यजुर्वेद। वैदिक काल को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम बस इतना जानते हैं कि ये भी एक स्रोत है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथ की हम बात करें तो धार्मिक ग्रंथ में जो है पुराणों का अंतिम रूप से संकलन, जैसे महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराण जो है उसका अंतिम रूप से संकलन जो है 400 ईसा पूर्व के आसपास होता है। ठीक है, जैसे महाभारत को जो है महर्षि वेद व्यास का कृति माना जाता है। महाभारत धार्मिक ग्रंथ में एक है महाभारत, जो किसके लिखे हुए माने जाते हैं? वेद व्यास के, वेद व्यास के लिखे हुए माने जाते हैं। ठीक है, महाभारत में पहले 8800 श्लोक था, 8800 श्लोक था। ठीक है, और इसका नाम जय संहिता था, इसका जो पौराणिक नाम है उसका नाम था जय संहिता। पूछ देता है सवाल, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता। ठीक है, अब ये जय संहिता के बारे में देखें, इसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। जय संहिता का जो मतलब होता है कि जो विजय संबंधी संग्रह है, विजय संबंधी यानी कि महाभारत में जो विजय, महाभारत में जो विजय पाया गया था ना, उसका विजय से रूपी जो जितने भी लिटरेचर वर्क थे वो इसमें लिख दिया गया था। ठीक है, कालांतर में महाभारत में श्लोक की संख्या 2400 हो गई और ये भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालांतर में, कब? कालांतर में जो है महाभारत का संख्या 8800 से लेके 24,000 हो गया, 24,000 हो गया, और इसको फिर महा जोड़ के भारत भी इसका नाम कर दिया गया। भारत जो था, जो प्राचीन वैदिक जन थे ना, वो भरत के वंशज की कथा है, इसीलिए अंततः महाभारत में 1,00,000 श्लोक हो गए। लास्ट में जो है इसी महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है, और ये महाभारत या सतसहस्त्री संहिता भी कहलाने लग गया। क्या नाम याद रखना? सतसहस्त्री संहिता नाम लिख लेना, परीक्षा पूछ सकता है। यह महाभारत ये कहलाने लग गया। ठीक है, अब देखो वाल्मीकि के रामायण में तो लगभग 6,000 श्लोक था, जो बढ़कर 12,000 हो गया और लास्ट में 24,000 हो गया। रामायण का जो रचना हुआ था, वाल्मीकि जी का जो रामायण का रचना था, इसका नीचे है जगह, क्या किसी को मिटा इसको लिख लिए होगे, हो नहीं लिखे होगे थोड़ा बैक जाकर के फिर से कॉपी में इसका नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना, बहुत एकदम टेक्निकल वर्ड्स यूज करेगा, एकदम भारी वर्ड। अरे भैया वो इतना इजी लिखो ना, तुमको अपनी लोकल भाषा में लिखना है, लोकल भाषा में नोट्स बना। नोट्स हम क्या बनाते हैं? ताकि रिवाइज कर सके, है ना? तो जैसे बनाना बना, हम बना दिया करते थे। ठीक है, अपने लोकल भाषा भी ऐड कर दिया जाते करते थे। तो अब देखो जो वाल्मीकि जी का जो रामायण था ना, वाल्मीकि जी का जो रामायण था, इसमें स्टार्टिंग में 6,000 श्लोक, बाद में 12,000 हो गए, 12 के हो गया, और उसके बाद 24,000 हो गया, 24 के हो गया। के मतलब समझो 1000 होता है, 24 के हो गया। ठीक है, रामायण की रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी से शुरू हुई। 5वीं सदी ईसा पूर्व से इसकी रचना शुरू की गई। ठीक, इसके द्वारा, वाल्मीकि जी के द्वारा। ठीक है, जैन और बौद्धिक ग्रंथ की अगर बात करें तो ये ऐतिहासिक व्यक्ति और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्धिक ग्रंथ, उसमें भी प्राचीनतम बौद्धिक ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में था। प्राचीनतम जो बौद्धिक ग्रंथ है वो किस भाषा में था? पाली भाषा में। याद रखना, सवाल पूछता है बौद्धिक ग्रंथ कौन सी भाषा में था? प्राचीनतम पाली भाषा में ही था। यह भाषा मगध यानी कि दक्षिण बिहार में बोला जाता था। कौन सा लैंग्वेज? पाली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि बौद्धिक वही एरिया का चीजें है, दक्षिण भारत का, दक्षिण बिहार, सॉरी, हाँ वही का दक्षिण बिहार, जो मगध वाला इलाका था वहां का ये लैंग्वेज हुआ करता था। अब बौद्ध धर्म में ये विश्वास था ना कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध जो है 550 से भी अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे हैं। बौद्ध ग्रंथ ये कहता था कि जो बुद्ध भगवान थे, गौतम बुद्ध, ठीक है, ये जन्म लेने से पहले 550 जन्म से गुजरे हैं। उसके बाद जाके ये जो ये 550 591वां जन्म जो था ना, उसमें ये बुद्ध बने, भगवान बुद्ध बने। खैर सब कथाएं हैं, इसको हटाओ। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो बौद्धिक ग्रंथ के बारे में हम लोगों ने जाना। धर्म सूत्र, स्तुतियां और टीकाएं जो मिलाकर धर्म शास्त्र का निर्माण करती है, धर्म सूत्रों का संकलन
500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ। खैर ये तुम्हारा जानने का चीज नहीं है, नहीं पूछता एग्जाम, इसको हम स्किप कर देते हैं, सिर्फ सुन लेना कान से। धर्मेत्तर साहित्य की अगर हम बात करें, यानी धर्मेत्तर साहित्य क्या होता है कि जो अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, जैसे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र यहाँ से उस टाइम का अर्थशास्त्र कहाँ था, ये कौटिल्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ये 15 अधिकरण और खंड में था, 15 खंड में ये लिखा गया था। ये दूसरा या तीसरा खंड अधिक प्राचीन है, इसमें पहला और बाकी का चौथा से लेके 15वां तक नया है, न्यू है, मॉडर्न है, और दूसरा और तीसरा प्राचीन है। पूछ देता है 15 खंडों में जो है अर्थशास्त्र में कौन सा सबसे प्राचीन है, दूसरा और तीसरा प्राचीन था। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो रचना हुए थे वो अर्थशास्त्र का जो खंड है, अलग अलग खंड है, उसका सिर्फ कहते हैं कौटिल्य है, ठीक है, लेकिन कौटिल्य ने सारा नहीं किया था, विभिन्न लेखकों ने किया था। इस ग्रंथ का वर्तमान रूप जो है वो ईस्वी वर्ष के आरंभ में दिया गया है। अर्थशास्त्र के प्राचीनतम अंश जो है वो मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र के द्वारा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अर्थतंत्र जैस्मिन की स्टेट मैनेजमेंट, स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक मत समझ लेना, इकोनॉमिक की किताब नहीं था, दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, मार मत खा जाना इसमें। पतंजलि ने लिखा था, पतंजलि ने लिखा था अष्टाध्यायी, पतंजलि ने अष्टाध्यायी की टीका महाभाष्यम लिखी। किसका? अष्टाध्यायी की टीका क्या था? महाभाष्यम लिखा। ठीक है, पतंजलि द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के प्रमुख रचनाकार और व्याकरण थे। पतंजलि ने उस समय के पुराने टाइम के व्याकरण करता थे, मतलब क्या सकते हो उसको, व्याकरण, ग्रामर के बहुत अभिन्न, ग्रामर के बहुत डीप नॉलेज रखते थे। कालिदास ने भी अलग अलग रचनाएं प्रस्तुत की थी, अभिज्ञान शकुंतलम इन्हीं का था। इसमें गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का परिक्षण होता था, यानी उसकी उसके बारे में था। किसने लिखा था? कालिदास, कालिदास। खैर ये सब आगे पढ़ाएंगे, बस हम नॉर्मली तुमको बता रहे हैं कि ये सभी सोर्स थे। अभिज्ञान शाकुंतलम, राइटिंग से थोड़ा सा मैनेज कर लेना दोस्त। ठीक है, तो ये सब सोर्स थे। अब प्राचीन टाइम के जो मुख्य रिसोर्स हुआ करते थे, अच्छा इसमें मैंने कॉपी नहीं किया, लास्ट में किया, चलो ठीक है। अब इसके आगे आएंगे विदेशी यात्री भी, यानी ब्लॉगर्स जो उस टाइम के हुआ करते थे, ब्लॉगर्स जो हुआ करते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे यूनान और रोम के बारे में। यूनान और रोम में भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी तो वैसे नहीं मिलती है, पूछता भी है सिकंदर की जानकारी है नहीं, लेकिन उसके लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है, यानी कि भारत के किसी भी लिटरली सोर्स में सिकंदर का आक्रमण नहीं है, यूनानी सोर्स में। यूनानी लेखक ने 326 ईसा पूर्व में भारत में आक्रमण जो किया था सिकंदर, उसके बारे में लिखा था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन था। यूनानी सोर्स में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन था। इसको हम इसलिए बता रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम जो है सैंड्रोकोटस था, सैंड्रोकोटस था। ठीक है, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, रुक जाओ अभी हम अपना तुमको दिखाते हैं कला। सैंड्रो, देखा, राइटिंग मेरा भी अच्छा। सैंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त के बारे में चंद्रगुप्त का नाम सैंड्रोकोटस लिखा है। कौन? यूनानी और रोम के, यूनानी वैसे यूनानी लेखकों ने लिखा है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आया था कौन? मेगास्थनीज। किसी के? चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में मेगास्थनीज आया था, मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज ने इंडिका किताब लिखा और उसमें फिर उस टाइम के जिक्र किया था। फिर यूनान भाषा में लिखा गया था पेरिपेलस ऑफ द अर्थियन सी। ठीक है, पेरी प्लस ऑफ अर्थियन सी, लेकिन इसका कोई लेखक कौन था ये पता नहीं चला, लेकिन यूनानी भाषा में ही था।
टॉलमी ने लिखा था, टॉलमी ने लिखा था ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नामक पुस्तक, जो प्राचीन भूगोल और वाणिज्य यानी कि इकोनॉमी का अध्ययन का कह सकते हो कि एक चीजें उसमें लिखी हुई। ठीक है, खैर टॉलमी का जो ज्योग्राफी पुस्तक था वो 150 ईस्वी के आसपास लिखा गया था। ये जो ज्योग्राफी लिखा गया था ना, ये 150 बीसी के टाइम पे लिखा गया था। ठीक है, अब प्लेनी ने नेचुरलिस हिस्टोरिका नाम की भी किताब लिखी। किसने? प्लेनी ने लिखा नेचुरलिस हिस्टोरिका, हिस्टोरिका नामक किताब लिखा। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे चीनी को। ठीक है, यूनान के बाद चीनी को पढ़ेंगे लास्ट में, थोड़ा बहुत पढ़ के इसको खत्म करेंगे, बहुत चले गए हम लोग डेप्थ में। ठीक है, चीनी यात्रियों में अगर हम देखें तो बौद्ध विहार जो है, जो बौद्ध भ्रमण के लिए चीनी यात्री आया करते थे, इसमें फाहियान थे पहले। फाहियान, फाहियान जो आए थे 399 से 414, ये पहला चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। कब? चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे आया था। इसके सोर्स हमें मिलते हैं, इसकी किताबें मिलती हैं फाहियान के। ये पाटलिपुत्रा भी गया। कहाँ? पाटलिपुत्रा भी गया। हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया। फिर फाहियान के बाद था हेनसांग, वेनसांग। ठीक है, वेनसांग जो है 629 से 645 के टाइम पे आया था। वो किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के टाइम पे भारत आया था। ठीक है, इसकी रचना जो है ना सीयू की, सी हिंदी लिखता है यार तुम्हारे, सी यू की। ठीक है, इसने इसको लिखा था। इसको जो है ना वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर भी कहा जाता था, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर। बहुत अच्छा फॉलोवर्स था इसका भैया, मिलियन सब्सक्राइबर्स था उस समय। इसने भारत को यिंतु कहा था। क्या कहा था? यिंतु। यिंतु का मतलब चंद्रमा का देश, चंद्रमा का देश, लैंड ऑफ मून कहा था। ध्यान रखना, हेनसांग ने प्रिंस ऑफ ट्रेवलर भी, कौन है भैया? हेनसांग को क्वेश्चन पूछ दिया, प्रिंस ऑफ ट्रेवलर किससे माना गया? हेनसांग को किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे। सीयू की नाम की किताब लिखता है भारत को, उसमें ये यिंतु बोलता है, यिंतु मतलब चंद्रमा का देश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अरब के यात्रियों को। अरब के यात्रियों को भी अगर देखें तो अरब व्यापारी, खासकर अरब के जो व्यापारी थे, इन्होंने अपने व्यापार के कारण ही यहाँ आए थे और थोड़ा बहुत जो है उसी में जो है इसने लिखा था। जैसे उसमें से एक नाम आता है अल बिरूनी, अल बिरूनी, अल बिरीनू। ठीक है, पहला। दूसरा इब्न बतूता, इब्न बतूता, ये लोग अरबी विद्वान थे, ये लोग भारत में आए थे। अल बिरूनी ने एक किताब भी लिखा था, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद। इसने किताबुल हिंद के माध्यम से 11वीं शताब्दी का विवरण दिया था। ठीक है, यह 11वीं शताब्दी के आरंभ में ही भारत आया था, उस समय के बारे में इन्होंने बताया था। अल बिरूनी ने किताबुल हिंद लिखा था। होप कि आपको नींद अच्छा आया होगा इसको पढ़ने के बाद, और सोना नहीं है। मैंने कहा था पॉज करो, फिर लिखो, नोट्स बनाओ और फिर इसको बार बार लिखो। ठीक है, कुछ मॉडर्न हिस्टोरिकल सोर्स भी रहे हैं। जैसे मॉडर्न हिस्टोरिकल सोर्स में अगर हम देखें तो जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका स्थापना विलियम जोन्स ने कहा था, किया था, इसको हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें भी बहुत सारे हिस्टोरिकल सोर्स के बारे में लिखा गया है, जिसको विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1700, ठीक है 1700, यही विलियम जोन्स है जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम, शाकुंतलम को इंग्लिश में अनुवाद किया था। अभिज्ञान शाकुंतलम को जो है इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया था।
अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा था भैया? बताओगे? भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कालिदास ने। उसको इंग्लिश में अभिज्ञान शकुंतलम क्या था? नाटक था, नाटक लिखा गया था। उसको इंग्लिश में विलियम जोन्स ने ही जो है ट्रांसलेट किया था, लिखा था इसको। और इसी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1789 में जो है इन्होंने स्थापना उसकी की थी। द सेकंड बुक ऑफ ईस्ट मैक मुलर का लिखा हुआ सेकंड बुक ऑफ ईस्ट, उसमें भी कुछ सोर्स मिलते हैं। इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कि तुम्हें जानने की जरूरत है, बाकी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे राजेंद्र लाल मिश्र ने अनेकों मूल वैदिक ग्रंथों को प्रकाशित किया था। बहुत सारे मूल वैदिक ग्रंथ को राजेंद्र लाल मित्रा ने किया था। इंडो आर्यन पुस्तक की रचना भी इन्होंने किया था। इंडो आर्यंस पुस्तक की रचना भी इन्होंने किया था। देखो जो 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 इम्पोर्टेंट था ना वो मैंने आपको बता दिया। एक और चीज है, लिख लो, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल। इसकी रचना जो किए थे वो आरसी मजूमदार ने किया था। आरसी मजूमदार ने किया था 1888 में, ठीक है। जो हिंदू पुनर्जागरणवाद का विवरण इसमें इन्होंने प्रस्तुत किया था। खैर काफी था आई थिंक, है ना? इतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। थोड़ा बहुत और अगर देखना है तो हम इसको भी देख लेते हैं। हिंदू पॉलिटिक्स नाम का भी किताब है, हिंदू पॉलिटिक्स नाम का एक किताब है जिसको लिखा था केपी जायसवाल ने। उससे भी हमें कुछ सोर्स मिलते हैं। केपी जायसवाल ने 1924 में, ठीक है। बस हो गया, अब इससे ज्यादा हम लोग नहीं पढ़ेंगे आज। बहुत सारा लेंदी लेक्चर था, बट होप कि बहुत सारी चीजें हमने इसमें क्लियर करी है। अब इसमें देखेंगे थोड़ा सा पुस्तक के नाम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लेना। जैसे कि मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखा था, राज तरंगिनी कलहन ने लिखा था। याद करने वाला है, रट्टा मारने वाला है, पेज पे लिखो, नोट्स बनाओ और आगे दीवार पे चिपका दो इसको। यार एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे उठा के पूछ देता है, चाहे बिहार पीसीएस हो, एसएससी की परीक्षा पूछ देगा। कथा सरित सागर सोमदेव ने किया था, कामसूत्र वात्स्यायन ने किया था, प्रश्नोत्तर मल्लिका अमोघ वर्ष ने किया था। मैं देखो टिक मार देता हूँ, सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं। बुद्धचरित, अमरकोश, पंचतंत्र विष्णु वर्मा की, नीतिसार का, कामंदक का, इंडिका मेगस्थनी का अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लीलावती, भास्कराचार्य द्वितीय का, हर्ष चरित और कादम्बरी जो बाण भट्ट ने लिखा था उसके बारे में सवाल आता है। गाथा सप्तशती ये हाल ने लिखा था, ठीक है। गीत गोविंद जय देव ने लिखा, गीत गोविंद से सवाल आया था। धवला टीका वीरसेन ने लिखा था। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था। अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखा था, ठीक है। कालिदास ने क्या लिखा था? अभी मैंने बताया था ना, विज्ञान शकुंतलम, जिसको इंग्लिश में विलियम जोन्स ने कन्वर्ट किया था, और वही विलियम जोन्स जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन भी किया था। इसके साथ हम विराम लेते हैं आज के लिए। कल जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर जो होगा हमारा वो थोड़ा सा हम ना वर्णन पढ़ेंगे इतिहास के बारे में, कि जो भारतीय इतिहास का काल विभाजन हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। काल विभाजन, कौन से काल में कैसे उसको विभाग किया गया था, ठीक है। काल विभाग देखेंगे। प्रौद्योगिक काल देखेंगे। ऐतिहासिक काल जो हिस्टोरिकल एरा था। आर्कियोलॉजी क्या सकते हैं, पैलियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, इन सब चीजों में कब कौन से एज में क्या क्या मिला था, ठीक है। आग कब मिला, पानी कब मिला, मतलब समझ लो यार, हम भी थक गए 1 घंटा तुमको लगातार पढ़ाते पढ़ाते। खैर तुम मत थकना दोस्त, हम थकने भी नहीं देंगे। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे और इम्प्रूव करेंगे। क्या चीजें कैसे समझाने का तरीका और होना चाहिए, क्या क्या चीजें, मैं बस तुमसे यही आग्रह करूंगा, जितना नेगेटिव फीडबैक है सारा कमेंट में डाल दो। हम उस नेगेटिव फीडबैक को इम्प्रूव करेंगे, वो मुझे इम्प्रूवमेंट में हेल्प करेगा। धन्यवाद। हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।